रात के 3 बजे जब पूरा लाहौर सो रहा होता है तो सिर्फ 2 जगह जागती हैं, एक अस्पताल और एयरपोर्ट, और उनके बाहर खड़ी टैक्सी। रिस्क कमाने निकले इन ड्राइवर्स को अंदाजा भी नहीं होता कि रात की तारीकी में पिछली सीट पर बैठने वाली हर सवारी इंसान नहीं होती। आज की कहानी एक ऐसे ही कैब ड्राइवर की है जिनको लाहौर में रात के वक्त बहुत ही खौफनाक मखलूक का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने टैक्सी चलाना ही छोड़ दिया। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम काशिफ है और मैं लाहौर में रहता हूँ। दिन के वक्त मैं एक प्राइवेट कंपनी में ऑफिस बॉय की नौकरी करता हूँ और शाम से रात गए तक अपनी पुरानी कल्टस गाड़ी पर राइड हेलिंग ऐप चलाकर गुजारा करता हूँ। ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये पिछले साल दिसंबर की शदीद सर्दी और धुंध वाली रात का वाकया है। लाहौर की सर्दी और धुंध का अपना ही एक खौफ होता है, जब हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता और सड़कों की लाइट्स यूं लगती हैं जैसे हवा में मुअल्लक नारंगी रंग के गोले हों। घड़ी पर रात के 3:15 बज रहे थे। मैं अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब वाले सिग्नल पर गाड़ी साइड पर लगाकर खड़ा था। मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं और जिस्म थकन से चूर था। मैं स्टीयरिंग व्हील पर सर रखकर अपनी तनख्वाह का हिसाब लगा रहा था। हॉस्टल की फीस, खाने का खर्चा और गाड़ी की मेंटेनेंस निकालकर जो बचेगा वो मुझे गांव अपनी अम्मी को भेजना था। हिसाब सीधा नहीं बैठ रहा था। जहन में यही चल रहा था कि आज की रात अगर 1-2 अच्छी राइड्स मिल जाएं तो शायद कुछ एक्स्ट्रा बन जाए। बाहर धुंध इतनी गहरी थी कि मुझे फुटपाथ भी मुश्किल से नजर आ रहा था। रिंग रोड की तरफ जाने वाली ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। सन्नाटा इतना था कि मुझे अपनी गाड़ी के इंजन की हल्की सी वाइब्रेशन भी महसूस हो रही थी। अचानक मेरे मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई और राइड रिक्वेस्ट की पिंग आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। मैंने चौंक कर स्क्रीन देखी। पिकअप लोकेशन अजीब सी थी। आमतौर पर एयरपोर्ट की राइड्स अराइवल या डिपार्चर लेन से होती हैं, लेकिन ये पिन एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के बिल्कुल साथ कार्गो कॉम्प्लेक्स के पीछे वाली कच्ची सड़क पर लगा हुआ था। वो इलाका आमतौर पर रात को बिल्कुल वीराना होता है और वहां कोई आबादी भी नहीं है। मेरा पहला ख्याल यही आया कि शायद कोई स्टाफ मेंबर होगा या सिक्योरिटी गार्ड होगा जिसकी शिफ्ट खत्म हुई है। मैंने राइड एक्सेप्ट कर ली। दिल में सोचा कि ये आखिरी राइड होगी, उसके बाद सीधा टाउनशिप अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगा। मैंने गाड़ी गियर में डाली और एयरपोर्ट चौक से यू टर्न लेकर उस कच्ची सड़क की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे मैं मेन रोड से दूर होता गया, धुंध और गहरी होती गई। स्ट्रीट लाइट्स खत्म हो चुकी थी और अब सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स सामने उड़ती हुई धुंध को काट रही थी। रास्ता कच्चा और ऊंचा नीचा था। सरकंडा दोनों तरफ इतना बढ़ चुका था कि गाड़ी की बॉडी से टकरा रहा था। नेविगेशन मैप पर मैं पिन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। वहां दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं थी, सिर्फ एयरपोर्ट की लंबी दीवार थी और दूसरी तरफ खेत शुरू हो जाते थे। मैंने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता की। हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे एक सूखा हुआ पुराना कीकर का दरख्त नजर आया। उस दरख्त के नीचे धुंध में लिपटा हुआ एक साया खड़ा था। मैंने गाड़ी उस दरख्त के पास रोकी। जब मैंने गौर से देखा तो वो एक बुजुर्ग आदमी थे। उनका हुलिया देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। उन्होंने एक पुरानी तर्ज की मट्टी से हटी हुई डस्ट कवर्ड शेरवानी पहनी हुई थी, जो शायद कभी सफेद रही होगी मगर अब मैले रंग की लग रही थी। उनके सर पर एक कराकुला टोपी थी और पांव में पुराने चमड़े के खुस्सा जूते थे। उनके हाथ में एक भारी लकड़ी की लाठी थी जिसका हैंडल चांदी का बना हुआ लग रहा था। वो बिल्कुल बुत की तरह खड़े थे। धुंध उनके गिर्द ऐसे लिपटी हुई थी जैसे वो खुद धुंध का हिस्सा हों। मैंने शीशा नीचे किया और सलाम किया। बाबा जी, आपने राइड मंगवाई थी? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी थरथराती हुई उंगली से गाड़ी के पिछले दरवाजे की तरफ इशारा किया। उनका चेहरा झरियों से भरा हुआ था, जैसे कोई कागज मोड़कर सीधा किया गया हो। उनकी आंखें अंदर को धसी हुई थीं और उनमें एक अजीब सी वीरानी थी। मैंने दरवाजा खोलने के लिए गाड़ी का लॉक खोला। वो बुजुर्ग आगे बढ़े। उनके पास जमीन पर एक लोहे का संदूक रखा हुआ था। ये आजकल के बैग्स जैसा नहीं था, बल्कि वो पुराने जमाने का हैवी मेटल ट्रंक था जिस पर जंग लगा हुआ था और बड़ा सा ताला लटक रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह संदूक दसियों साल पुराना है। मैंने सोचा, इतना भारी संदूक ये बुजुर्ग कैसे उठाएंगे। मैं सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकला ताकि उनकी मदद कर सकूं और संदूक को गाड़ी की डिग्गी में रख दूं। बाबा जी, लाए मैं ये डिग्गी में रख देता हूं, आप आराम से बैठ जाएं, मैंने अदब से कहा और हाथ बढ़ाया। जैसे ही मेरा हाथ संदूक के हैंडल के करीब पहुंचा,
उन बुजुर्ग ने अचानक अपनी लाठी मेरे हाथ पर मारने के अंदाज में आगे की। वो इतनी तेजी से हरकत में आए कि मैं पीछे हट गया। ना, उन्होंने सख्ती से कहा। उनकी आवाज भारी और गरजदार थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खरखर थी। ए मेरे कोल रवेगा, मेरे नाल, ये मेरे पास रहेगा, मेरे साथ। ये वो पंजाबी थी जो आजकल लाहौर में नहीं बोली जाती, बल्कि वो लहजा था जो पार्टीशन से पहले के बुजुर्गों का हुआ करता था, खालिस और भारी। मैं थोड़ा घबरा गया। बाबा जी, ये लोहे का है, सीट फट जाएगी और आपको तंगी होगी, मैंने समझाने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा कि मेरी जबान रुक गई। उनकी आंखों में गुस्सा और खौफ दोनों थे। वो संदूक को ऐसे सीने से लगाकर खड़े थे जैसे उसमें दुनिया का कोई नायाब खजाना हो। ठीक है, आप साथ रख ले। मैंने हार मान ली और वापस ड्राइविंग सीट पर आ गया। वो बुजुर्ग मुश्किल से संदूक उठाकर पिछली सीट पर बैठ गए। संदूक वाकई बहुत भारी लग रहा था, क्योंकि गाड़ी के सस्पेंशन ने आवाज दी जब उन्होंने वो सीट पर रखा। उन्होंने संदूक अपनी गोद लैप में रखा और उसे दोनों हाथों से जकड़ लिया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और ऐप पर स्टार्ट राइड किया। कहाँ जाना है बाबा जी, मैंने पूछा, हालांकि ऐप पर लोकेशन आ रही थी। हुडियारा, पुराने खूदे कोल, उन्होंने वही पुरानी पंजाबी में जवाब दिया। हुडियारा का इलाका लाहौर के बॉर्डर एरिया के पास है, यहाँ से काफी दूर। रिंग रोड से उतरकर बरकी रोड के जरिए वहां पहुंचना था। मैंने हीटर ऑन किया क्योंकि गाड़ी का दरवाजा खुलने की वजह से अंदर सर्दी आ गई थी। लेकिन अजीब बात यह हुई कि हीटर चलने के बावजूद गर्म हवा नहीं आई। ब्लोअर चल रहा था, लेकिन उसमें से बर्फ जैसी ठंडी हवा आ रही थी। मैंने नॉब चेक किया, वो रेड पर ही था। यार, ये अभी तो ठीक चल रहा था, मैंने बुड़बुड़ा कर कहा। इसके साथ ही गाड़ी में एक अजीब सी बू फैलना शुरू हो गई। ये बू ऐसी थी जैसे आप किसी लाइब्रेरी में जाएं जहां किताबें सालों से बंद पड़ी हों, पुराने कागज, नमी और बंद कमरे की बदबू। ये बू इतनी तेज थी कि मुझे अपनी नाक पर हाथ रखना पड़ा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, बाबा जी बिल्कुल खामोश बैठे थे। उनका सर झुका हुआ था और वो संदूक को घूर रहे थे। उनके कपड़ों से गर्द झड़ रही थी जो सीट पर गिर रही थी। मैंने ऐप पर देखा, जो ड्रॉप ऑफ लोकेशन पिन थी वो हुडियारा के करीब तो थी, लेकिन किसी सड़क पर नहीं थी। मैप के मुताबिक वो जगह खेतों के दरमियान में थी जहां कोई रास्ता नहीं जाता था। बाबा जी, ये मैप तो खेतों में ले जा रहा है, वहां सड़क है, मैंने पूछा। उन्होंने सर उठाया नहीं, बस सख्ती से कहा, तो गड्डी तोड़, मैनू राह पता है, सीधा रिंग रोड चढ़ जा। तू गाड़ी चला, मुझे रास्ता पता है, सीधा रिंग रोड चढ़ जा। मेरा दिल थोड़ा बेचैन होना शुरू हो गया था। रात के 3:30 बज रहे थे, धुंध अपने उरूज पर थी और मैं एक अजीबो गरीब मुसाफिर को लेकर एक अनजान मंजिल की तरफ जा रहा था। लेकिन पैसों की मजबूरी और उनके बुजुर्ग होने का लिहाज मुझे रोके हुए था। मैंने सूरा फातिहा पढ़ी और गाड़ी को कच्ची सड़क से निकालकर वापस पक्की सड़क की तरफ मोड़ लिया। मुझे नहीं पता था कि यह सफर मेरी जिंदगी का सबसे लंबा और खौफनाक सफर बनने वाला है। गाड़ी का माहौल किसी कब्र जैसा ठंडा हो चुका था और पिछली सीट पर बैठा शख्स, मुझे लगने लगा था कि वो अकेला नहीं है। उस संदूक में कुछ ऐसा था जिसका बोझ मेरी गाड़ी का इंजन भी महसूस कर रहा था। मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला और कच्ची सड़क से निकलकर लाहौर रिंग रोड की स्लिप लेन पर चढ़ गया। रिंग रोड पर आते ही मुझे लगा कि शायद रोशनी और खुले रास्ते से मेरा डर कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात के इस पहर रिंग रोड बिल्कुल वीरान थी। दूर दूर तक कोई और गाड़ी या ट्रक नजर नहीं आ रहा था। सड़क की ऑरेंज लाइट्स धुंध की वजह से फैली हुई थीं और एक अजीब सा धुंधला मंजर पेश कर रही थी। गाड़ी की रफ्तार बढ़ी तो टायर्स की आवाज आना शुरू हो गई। रिंग रोड का एस्फॉल्ट नया था, लेकिन मेरी गाड़ी के टायर्स सड़क पर ऐसे शोर कर रहे थे जैसे कोई चीज उन्हें नीचे से खींच रही हो। यह आवाज बिल्कुल किसी दिल की धड़कन की तरह थी, भारी और मुसलसल। गाड़ी के अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी सांस की आवाज भी शोर लग रही थी। मैंने शीशा थोड़ा सा नीचे किया ताकि बाहर की हवा आए, लेकिन बाहर से भी वही कब्र जैसी खामोशी अंदर आई। पिछली सीट पर बैठे बाबा जी बिल्कुल साख्त थे। मैं रियर व्यू मिरर में उन्हें देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धुंधले शीशे और अंधेरे की वजह से वो साफ नजर नहीं आ रहे थे। अचानक गाड़ी में एक नई आवाज शुरू हुई। मेरा ध्यान फौरन पीछे गया। बाबा जी अपनी वो चांदी के हैंडल वाली लाठी गाड़ी के फर्श पर मार रहे थे। वो जोर से नहीं मार रहे थे, बस एक रिदम में, एक लय के साथ। ये आवाज मेरे दिल की धड़कन के साथ मिल गई थी। जितनी तेज मेरी धड़कन होती, उतनी तेज वो लाठी मारते। मुझे लगा शायद वो बेचैन है या जल्दी पहुंचना चाहते हैं। मैंने माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए बात शुरू की। बाबा जी, आपकी फ्लाइट लेट हो गई थी क्या?
कहां से आ रहे हैं आप? मैंने सोचा शायद वो यूके या दुबई से आए होंगे, क्योंकि अक्सर बुजुर्ग वहां से आते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उनकी नजरें सामने नहीं थीं, बल्कि वो खला में घूर रहे थे। उन्होंने बुरबुराना शुरू किया। गड्डी निकल गई सी, अमृतसर दी आखिरी गड्डी। गाड़ी निकल गई थी, अमृतसर की आखिरी गाड़ी। उनकी आवाज में इतना दर्द और खौफ था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सकीना नु आखी संदूक संभाल के रखे, इस विच जेवर नहीं इज्जत आने। सकीना को कहना संदूक संभाल के रखे, इसमें जेवर नहीं इज्जतें हैं। मैंने हैरत से मिरर में देखा। बाबा जी, अमृतसर? वो तो इंडिया में है, आप वहां से आए हैं? उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, वो अपने आप में ही गुम थे। आग, हर पास से आग लगाई हुई है। बच्चे बच्चे रो रहे ने। उनकी आवाज अब थोड़ी तेज हो गई थी। भागो मुसलमानों भागो। मेरा दिमाग घूम गया। ये बुजुर्ग शायद डिमेंशिया के मरीज थे या सदमे में थे। वो 1947 की बातें कर रहे थे, जैसे ये सब अभी हो रहा हो। मैंने गौर से मिरर में देखा ताकि उन्हें चुप करवा सकूं, लेकिन जो मैंने शीशे में देखा उसने मेरे हाथ पांव ठंडे कर दिए। रियर व्यू मिरर में पिछली सीट साफ नजर आ रही थी। सीट का कवर, उस पर पड़ी हुई गर्द, सीट बेल्ट का बकल, सब कुछ फोकस में था। लेकिन बाबा जी का चेहरा, वो धुंधला था। ऐसा लग रहा था जैसे कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा। उनका जिस्म वहां था, शेरवानी नजर आ रही थी, लेकिन चेहरा एक धुएं की तरह हिल रहा था। मैंने अपनी आंखें मली। काशिफ, तुझे नींद आ रही है, फोकस कर, मैंने खुद को समझाया। मैंने सोचा शायद मिरर गंदा है। हम रिंग रोड से उतरकर बरकी रोड की तरफ जाने वाले इंटरचेंज पर पहुंचे। बरकी रोड लाहौर के देहाती इलाकों की तरफ जाती है और वहां से आगे बॉर्डर का इलाका शुरू होता है। जैसे ही गाड़ी ने रिंग रोड छोड़ी और बरकी रोड के सिंगल ट्रैक पर आई, अंधेरा यकदम बढ़ गया। यहां स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल नहीं थी। दोनों तरफ गहरे खेत थे और दरख्तों के झुंड जो धुंध में भूत लग रहे थे। धुंध यहां इतनी ज्यादा थी कि मुझे बोनट से आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने गाड़ी की रफ्तार कम करके 20 किलोमीटर पर आर कर दी। मैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर झुककर शीशे से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं गाड़ी कच्ची जमीन पर न उतर जाए। तभी गाड़ी का रेडियो अचानक ऑन हो गया। मैंने उसे ऑन नहीं किया था, वो खुद ब खुद चला। सन्नाटे में इस शोर ने मुझे उछाल दिया। मैंने फौरन हाथ बढ़ाया ताकि उसे बंद करूं, लेकिन वॉल्यूम नॉब काम नहीं कर रहा था। स्टैटिक के बीच में से आवाजें आना शुरू हुई। ये कोई गाना नहीं था, ये खबरें थीं। बख्तरबान गाड़ियां लाहौर पहुंच चुकी हैं। फसादात फैल चुके हैं। रेलगाड़ी को रोक लिया गया है। आवाज किसी पुराने रेडियो प्रेजेंटर की थी, जैसी 1940s की रिकॉर्डिंग्स में होती है। साफ उर्दू, लेकिन अंग्रेजों वाले लहजे में। मैंने घबराकर वॉल्यूम कम करने की कोशिश की, मगर आवाज बढ़ती गई और फिर न्यूज रुक गई। शोर शुरू हुआ। चीखें, औरतों की चीखें, बच्चों के रोने की आवाजें, लोहे के टकराने की आवाजें, तलवारों की आवाज और ट्रेन की सीटी। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के अंदर जंग हो रही है। बंद हो जा, मैंने डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। बाबा जी, ये रेडियो खराब हो गया, मैं अभी बंद करता हूं, मैंने चीख कर कहा ताकि उन्हें तसल्ली दे सकूं। लेकिन जब मैंने सांस ली तो मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी की फिजा बदल चुकी है। पहले जो पुरानी लाइब्रेरी और कागज की बू थी वो खत्म हो गई थी। अब वहां एक नई बदबू थी, ताजा खून की बू। ऐसी बू जो कसाई की दुकान पर होती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तेज और मिथली पैदा करने वाली। और उसके साथ जली हुई लकड़ी और गोश्त की बू। मेरा दम घुटने लगा। मैंने गाड़ी के चारों शीशे नीचे कर दिए, मगर बाहर से ताजा हवा नहीं आई, बल्कि धुंध और वो बदबू मजीद अंदर आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। काशिफ, गाड़ी रोक और भाग जा, मेरा जहन चीख रहा था। मैंने मिरर में दोबारा देखा। बाबा जी अब सीधा बैठे थे। उन्होंने सर नीचे झुका रखा था, जैसे वो रो रहे हों या सो रहे हों। रेडियो पर चीखें अब भी चल रही थीं, लेकिन अब वो चीखें गाड़ी के स्पीकर से नहीं, बल्कि मेरे कानों के अंदर से आ रही थीं। अचानक बाबा जी ने सर उठाया। घड़ी के अंधेरे में मैंने उनकी आंखें देखी। उनकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं। सया हिस्सा गायब था, सिर्फ सफेद गोला था।
और वो सफेद हिस्सा अंधेरे में हल्का सा चमक रहा था, जैसे रेडियम हो। उनका चेहरा अब झुर्रियों वाला नहीं था, बल्कि अजीब तरह से खिंचाव में था, जैसे दर्द से फटने वाला हो। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाली मिरर के जरिए, और फिर उन्होंने अपना मुंह खोला। रोक! ये आवाज किसी बुजुर्ग की नहीं थी, ये आवाज एक धमाका थी। इस आवाज में 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की आवाज शामिल थी। मर्द, औरत, बच्चे सब एक साथ चीख रहे थे। मेरी गाड़ी, मेरी कल्टस पूरी की पूरी हिल गई। फिजिकल शेक, जैसे किसी ने बाहर से गाड़ी को पकड़कर हिला दिया हो। डैशबोर्ड की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। इंजन ने एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे वो भी डर गया हो। मैंने घबराहट में ब्रेक पर पांव रख दिया। टायर जमीन पर घिसटते हुए चीखे। गाड़ी घूमती हुई कच्ची मिट्टी पर उतर गई और एक झटके से रुक गई। रेडियो अचानक बंद हो गया, इंजन बंद हो गया, सब कुछ खामोश हो गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम गए थे, मेरी सांस फूली हुई थी। मैंने डरते डरते इधर उधर देखा। हम बरकी रोड से उतर चुके थे। गाड़ी एक कच्ची पगडंडी डर्ट ट्रैक पर खड़ी थी। चारों तरफ घुप अंधेरा था। सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट सामने खड़े गन्ने के खेत को रोशन कर रही थी। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं, कोई इंसान नहीं। मैंने हिम्मत जमा की और पिछली सीट की तरफ देखा। बाबा जी वहां बैठे थे। उनकी आंखें अब सफेद नहीं थी, वो वापस नॉर्मल हो चुके थे, लेकिन वो अब गुस्से में नहीं लग रहे थे। वो गाड़ी की खिड़की से बाहर अंधेरे खेतों की तरफ उंगली उठाकर इशारा कर रहे थे। उनका हाथ कांप रहा था। पहुंच गए, उन्होंने सरगोशी की, लेकिन उनकी आवाज अब वैसी नहीं थी जैसे पहले थी। अब वो आवाज ऐसी लग रही थी जैसे सूखे पत्ते पांव के नीचे कुचले जा रहे हो। मैंने उस तरफ देखा जहां वो इशारा कर रहे थे। धुंध के उस पार अंधेरे में कुछ था, एक टूटी हुई जली हुई ईंटों की दीवार। वो किसी पुराने घर या हवेली का हिस्सा लग रही थी जो सदियों पहले जल चुकी हो। और वहां उस दीवार के पास सन्नाटा नहीं था। अब मुझे समझ आ रहा था कि मैं कहां हूं और मेरे साथ पिछली सीट पर कौन बैठा है। मेरा जिस्म सुन्न हो चुका था, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। असल खौफ तो अब शुरू होना था, जब वो गाड़ी से उतरेंगे। गाड़ी का इंजन बंद हो चुका था, लेकिन मेरी सांसें किसी रेलगाड़ी के इंजन की तरह चल रही थीं। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम गए थे। पसीना मेरे माथे से बहकर आंखों में गिर रहा था, मगर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं हाथ हिलाकर उसे साफ कर सकूं। पिछली सीट पर बैठे बाबा जी ने अपना हाथ नीचे किया। उनकी उंगली अब भी उस टूटी हुई काली दीवार की तरफ इशारा कर रही थी, जो धुंध और अंधेरे में किसी कब्र के पत्थर की तरह खड़ी थी। गाड़ी के अंदर का दर्जा हरारत यकदम गिर गया था। पहले जो खून और जली हुई लकड़ी की बू थी, वो अब मजीद गहरी हो गई थी। बाबा जी ने आहिस्ता से अपनी गर्दन मेरी तरफ मोड़ी। उनका चेहरा, जो कुछ देर पहले रेडियो की चीखों के साथ खिंचाव में था, अब बिल्कुल सपाट और बेजान था। उन्होंने अपने सुकड़े हुए होठों को हरकत दी। ओ उडीक रेने, वो इंतजार कर रहे हैं। उनकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। ऐसा लगा जैसे खुश्क पत्ते आपस में रगड़ खा रहे हों, खुश्क, बेजान और सदियों पुरानी। कौन बाबा जी, कौन इंतजार कर रहा है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मेरे अल्फाज हलक में फांस रहे थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी शेरवानी की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। मैं डर गया कि कहीं वो कोई हथियार ना निकाल ले, लेकिन उन्होंने एक सिक्का निकाला और मेरा हाथ पकड़कर मेरी हथेली पर रख दिया। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा नहीं था, वो आग की तरह गर्म था। ऐसा लगा जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला मेरे हाथ पर रख दिया हो। मैं चीखना चाहता था, हाथ खींचना चाहता था, मगर मेरा जिस्म सुन्न हो चुका था। ए तेरा कराया पुत्र, मेहरबानी, उन्होंने कहा। और फिर एक ऐसी फुर्ती के साथ जो उस उम्र के बुजुर्ग में नामुमकिन थी, वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। उन्होंने वो भारी लोहे का संदूक, जिसे उठाने के लिए मुझे पहले मदद करनी पड़ी थी, उसे एक हाथ से ऐसे उठाया जैसे वो माचिस की डिब्बी हो। वो धुंध में उतर गए। मैंने फौरन गाड़ी की कैबिन लाइट ऑन की और अपनी हथेली देखी। वहां एक पुराना चांदी का सिक्का पड़ा था। मैंने गौर से देखा। ये 1 रुपये का सिक्का था। उस पर बरतानवी बादशाह यानी किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर बनी हुई थी और साल लिखा था 1947। वो सिक्का अभी तक गर्म था, जैसे अभी अभी भट्टी से निकला हो। मेरी हथेली की खाल सुर्ख हो रही थी। मैंने घबराकर वो सिक्का डैशबोर्ड पर फेंक दिया।
मैंने सर उठाकर खिड़की से बाहर देखा कि बाबा जी कहाँ गए। अभी उन्हें गाड़ी से उतरे हुए मुश्किल से 5 सेकंड गुजरे होंगे, लेकिन वो वहां नहीं थे। गाड़ी के आसपास, कच्ची सड़क पर, खेतों में दूर दूर तक कोई नहीं था। इतनी जल्दी कोई कहां जा सकता है, वो भी इतना भारी संदूक उठाकर। और जमीन पर उनके पांव के निशान भी नहीं थे, हालांकि वहां गीली मिट्टी थी। मैं अभी ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक कान फाड़ देने वाली सीटी की आवाज आई। ये पुलिस की सीटी नहीं थी, ये किसी फैक्ट्री का सायरन नहीं था, ये स्टीम इंजन, भाप वाले इंजन की सीटी थी। आवाज इतनी जोर की थी और इतनी करीब थी कि मुझे लगा रेलगाड़ी मेरी गाड़ी के बिल्कुल ऊपर से गुजरने वाली है। लेकिन मैं जानता था बर्की के इन खेतों में मीलों दूर तक कोई रेलवे ट्रैक नहीं है। मेरा दिल सीने से बाहर आने लगा। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। रेलगाड़ी के पहिए चलने की आवाज जमीन से आ रही थी, मेरी गाड़ी हिल रही थी। और फिर धुंध का रंग बदलने लगा। सफेद धुंध अचानक स्याह धुएं में बदल गई। वो बू, वो जली हुई गोश्त की बू अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। मैंने उस टूटी हुई दीवार की तरफ देखा जहां बाबा जी ने इशारा किया था। वहां उस दीवार के पीछे से साए निकल रहे थे। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों। वो इंसान थे या कभी इंसान थे। धुएं और अंधेरे में मैं उनके चेहरे साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उनकी हालत नजर आ रही थी। उनके कपड़े जले हुए थे, फटे हुए थे। कुछ के जिस्म पूरे नहीं थे, किसी का बाजू नहीं था, कोई लंगड़ा कर चल रहा था। वो सब उस दीवार से निकलकर मेरी गाड़ी की तरफ आ रहे थे, खामोशी से, बिना किसी आहट के। सिर्फ वो चुक चुक की आवाज बैकग्राउंड में चल रही थी। उनमें सबसे आगे वही बाबा जी थे, लेकिन अब उनके हाथ में संदूक नहीं था। उनके हाथ खाली थे और फैले हुए थे, जैसे वो किसी को पुकार रहे हों। उनके पीछे और लोग थे, औरतें जिन्होंने अपने सीने से कुछ चिमटाया हुआ था, बच्चे जो रो रहे थे मगर उनकी आवाज नहीं थे। वो सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। नहीं, वो मेरी तरफ नहीं, वो शायद उस गाड़ी, उस रोशनी को देख रहे थे जो मैंने कैबिन में जलाई थी। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी जबान से बेसाख्ता निकला। मेरा पूरा जिस्म डर से ठंडा पड़ गया था, लेकिन दिमाग ने कहा, भाग काशिफ, वरना ये तुझे भी अपने साथ ले जाएंगे। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। इंजन ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। वो साए करीब आ रहे थे। अब मैं उनके जले हुए चेहरे देख सकता था। उनकी आंखें, वही सफेद बेनूर आंखें। उनमें गुस्सा नहीं था, उनमें सिर्फ बेपनाह गम और तकलीफ थी। ऐसी तकलीफ जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। स्टार्ट हो जा भाई, स्टार्ट हो जा। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। आवाज हलक से निकल ही नहीं रही थी, बस होंठ हिल रहे थे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। जैसे ही मैंने हय्युल क़य्यूम कहा, इंजन ने एक झटका लिया और स्टार्ट हो गया। सामने वाले साए अब गाड़ी के बोनेट से सिर्फ चंद फीट दूर थे। मैंने बिना सोचे समझे गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और एक्सेलरेटर पर पांव रख दिया। टायर्स गीली मिट्टी में घूमने लगे। गाड़ी फंस गई थी। मेरे सामने खड़ा साया, एक औरत का साया, गाड़ी के बोनट पर हाथ रखने वाला था। मैंने पूरी ताकत से या अल्लाह चीखा और रेस दी। टायर्स को कहीं से ग्रिप मिली और गाड़ी पिछले पहिए पर उछलती हुई पीछे की तरफ भागी। मैंने गाड़ी को कच्ची सड़क पर अंधाधुंध ब्लाइंडली रिवर्स किया। मैंने पीछे नहीं देखा, मैं बस उस मनहूस जगह से दूर जाना चाहता था। मैंने गाड़ी घुमाई और वापस बर्की रोड की तरफ दौड़ा दी। मेरा पांव रेस से नहीं हट रहा था। स्पीडोमीटर 80, 90, 100 पर चला गया। धुंध अभी भी थी, लेकिन अब वो स्याह धुआं नहीं था। वो चुक चुक की आवाज धीमी होती गई और फिर गायब हो गई। लेकिन वो गाड़ी के अंदर अभी भी थी। मैं रोता जा रहा था और पड़ता जा रहा था। मेरा जिस्म ऐसी कपकपी का शिकार था कि गाड़ी सीधी रखना मुश्किल हो रहा था। मुझे लग रहा था कि वो साए अभी भी मेरी पिछली सीट पर बैठे हैं। मैंने मिरर में देखने की हिम्मत नहीं की, मैंने बस सामने देखा। तकरीबन 15 मिनट बाद मुझे दूर कुछ नीली और लाल बत्तियां नजर आई। वो DHA फेज 7 और 8 का बॉर्डर चेक पॉइंट था। वहां पुलिस और फौजी खड़े थे। इंसान, जिंदा इंसान। उन्हें देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने गाड़ी स्लो की और चेक पॉइंट से गुजरा। उन्होंने मुझे रोका नहीं, शायद मेरी रफ्तार देखकर या मेरी हालत देखकर। जब मैं DHA की रोशन सड़कों पर पहुंचा, तब जाकर मैंने गाड़ी साइड पर रोकी। मैं स्टीयरिंग व्हील पर सर रखकर फूट फूट कर रोया। मेरा हाथ जहां वो सिक्का रखा गया था, वहां अभी भी जलन हो रही थी। मैंने डैशबोर्ड पर देखा। वो सिक्का, वो 1947 का सिक्का वहां नहीं था। मैंने उसे फेंका नहीं था, मैंने बस डैशबोर्ड पर रखा था, लेकिन वो गायब हो चुका था। मैं उस रात घर नहीं गया। मैं सीधा टाउनशिप की एक मस्जिद में चला गया जो रात को खुली रहती थी।
मैं वुजू करके मस्जिद के कोने में बैठा रहा और सुबह तक वहीं रहा। सुबह जब रोशनी हुई तो मैं अपने कमरे पर गया। मुझे 3 दिन तक शदीद बुखार रहा। मैं बिस्तर से उठ नहीं सका। जब भी आंख बंद करता मुझे वही जली हुई दीवार और वो सफेद आंखों वाले लोग नजर आते। कानों में वही चुक चुक और सीटी की आवाज गूंजती रहती। 3 दिन बाद जब मेरी तबीयत कुछ संभली तो मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरा वहम था। शायद मैं थका हुआ था और सो गया था। मैंने हिम्मत करके अपनी गाड़ी कल्टस की सफाई करने का सोचा जो हॉस्टल के बाहर खड़ी थी। जब मैं कपड़ा लेकर पिछली सीट साफ करने लगा तो मैं सुन्न हो गया। पिछली सीट का कवर, जिस जगह बाबा जी ने वो लोहे का संदूक ट्रंक रखा था, वहां से कपड़ा फटा हुआ नहीं था, वहां से कपड़ा जला हुआ था। एक चौकोर स्क्वायर शेप में सीट का कपड़ा और फोम ऐसे जला हुआ था जैसे वहां कोई इंतहाई गर्म चीज रखी गई हो। ये जंग के निशान नहीं थे, ये आग के निशान थे। और सीट बेल्ट का बकल पिघल कर प्लास्टिक की शक्ल बिगड़ चुका था। मेरा वहम खत्म हो गया। वो सब हकीकत थी। वो संदूक वाकई गर्म था। वो बाबा जी वो कोई आम मुसाफिर नहीं थे। कुछ अरसे बाद मैंने हुडियारा के उस इलाके के बारे में मालूमात की। वहां एक पुराना ढाबा था जहां अक्सर ट्रक ड्राइवर्स रुकते हैं। मैंने बातों बातों में वहां के बुजुर्ग मालिक से उस टूटी हुई दीवार और कीकर के दरख्त का जिक्र किया। ढाबे वाले बाबा जी ने मेरी तरफ गौर से देखा और पूछा, तूने वहां किसी बुजुर्ग को देखा संदूक के साथ? मैंने डरते हुए हाँ में सर हिलाया। उन्होंने बताया, बेटा 1947 में जब बंटवारा हुआ तो अमृतसर से आने वाली एक ट्रेन को वहीं हुडियारा के करीब रोका गया था। उस ट्रेन में आग लगाई गई थी। बहुत से लोग जान बचाकर भागे थे और उस पुरानी हवेली की दीवार के पास छुपे थे, लेकिन बलवाइयों ने उन्हें वहां घेर कर जिंदा जला दिया था। उन्होंने मजीद कहा, वो बुजुर्ग लोग कहते हैं वो अपने खानदान का सारा कीमती सामान, अपनी बहू बेटियों की इज्जतें उस संदूक में बचा कर लाए थे। वो बॉर्डर पार करके यहां पहुंच तो गए, लेकिन अपनों को बचा नहीं सके। अब वो हर सर्द रात में धुंध के वक्त किसी न किसी गाड़ी वाले को रोकते हैं। वो अभी तक अपना संदूक लेकर महफूज जगह ढूंढ रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो बुजुर्ग मुझे मारने नहीं आए थे, वो बस घर जाना चाहते थे। वो आज भी उस रात में फंसे हुए हैं। उस दिन के बाद मैंने रात की ड्राइविंग छोड़ दी। मैंने वो गाड़ी भी बेच दी क्योंकि उस जली हुई सीट से आती हुई बू कभी खत्म नहीं हुई। लेकिन आज भी जब दिसंबर की धुंध उतरती है और मैं कभी रिंग रोड के करीब से गुजरता हूं तो मेरी नजर उस तरफ उठ जाती है और मैं दिल ही दिल में दुआ करता हूं कि उन बाबा जी को और उन हजारों मुसाफिरों को बिलाखिर सुकून मिल जाए और वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। हिस्ट्री हमारे लिए सिर्फ किताबों में होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो अभी तक खत्म नहीं हुई। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप भी अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं।